गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हाल ही के घटनाओं पर आधारित है और बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स होगा आपके परीक्षा के लिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश ने मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? मार्बर्ग एक बीमारी है, वायरस से फैलता है, इसके नाम में ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप, पेंडेमिक, प्रकोप को बोलते हैं पेंडेमिक, आपको लिखा हुआ है। विच कंट्री है डिक्लेयर्ड एन आउटब्रेक ऑफ द मार्बर्ग वायरस डिजीज? आउटब्रेक या इसको पेंडेमिक भी शब्द के इस्तेमाल कर सकते हैं। किसने घोषणा की? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा तंजानिया। और तंजानिया जो है एक अफ्रीकी देश है। आप लोग बताइए कि इसकी राजधानी का, तंजानिया की राजधानी क्या होगा, है ना? तो तंजानिया जो देश है वहां पर मार्बर्ग वायरस जो है उसके प्रकोप अर्थात पेंडेमिक की घोषणा की है। एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो तंजानिया के घोषित हुआ है। वहां के स्थानीय अस्पताल में 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। स्थानीय अस्पताल में 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 5 लोगों की मृत्यु, है ना, जिसके कारण इसको पेंडेमिक घोषित किया गया है। और इसके साथ ही WHO ने एक तरीके से WHO ने 161 व्यक्तियों में इसका खतरा की पहचान की है। WHO ने 161 व्यक्तियों में इसकी पहचान की है, इसकी पहचान की है, यह भी याद रखिएगा। 161 व्यक्तियों में इसकी पहचान की है। तो इस तरीके से बेहतरीन और शानदार प्रश्न होगा, आप जो याद करिएगा। तंजानिया में इसकी उनके नेताओं ने यह किया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम भी तैनात कर दी है। पड़ोसी देशों में इसकी निगरानी के प्रयास को बढ़ा लिया गया है ना? तो मार्बर्ग वायरस जो होता है एक वायरल डिजीज, MBD भी कहा जाता है, जो जर्मनी और सर्बिया में 1967 में खोजा गया था। यह कहां खोजा गया था? जर्मनी और सर्बिया में, है ना। मार्बर्ग वायरस की खोज 1967 में जर्मनी और सर्बिया में खोजा गया था। जर्मनी और सर्बिया में खोजा गया था, है ना। इसको MBD भी कहा जाता है, मार्बर्ग वायरस डिजीज भी कहते हैं, यह याद रखिएगा। 1967 में इसको खोजा गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें जो है मृत्यु दर काफी ज्यादा होता है। मृत्यु दर, इसमें जो मृत्यु दर होता है, मृत्यु दर 24% से लेकर 88% तक होता है, 88% तक होता है, याद रखेंगे। तो एक बहुत ही घातक बीमारी है मार्बर्ग वायरस। आमतौर पर रक्तस्रावी बुखार है ये। और किससे फैलता है? चमगादड़ों से फैलता है। तो ये फैलता है ना, चमगादड़ों से। किससे फैलता है? चमगादड़ों से फैलता है, मनुष्यों में फैलता है, बैट से। ये बात खास तौर पे आप लोग याद रख लीजिएगा कि चमगादड़ों से ये फैलता है। रक्तस्रावी बुखार है जिसके तहत लोगों की जान भी चली जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, यह याद रखिएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और ये इकोनॉमी से प्रश्न होगा, आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी, टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया है पेंशन प्रणाली में सुधार, और सुधार के साथ साथ उसमें सुझाव देने के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहते हैं। पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो समस्या था उसको हटाने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए गठित किया गया है। टीवी सोमनाथन जो है वित्त सचिव हैं, वित्त सचिव, वित्त सचिव हैं। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। जो पुराने पेंशन सिस्टम और सुधार अब वृद्धि योग्य
एनपीएस के एक माध्यम के लिए रास्ता खोजने का उद्देश्य इसके तहत यह बनाया गया है। याद रख, समिति क्या काम करेगी? सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ सामान्य जनता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। याद रखिएगा आप लोग। तो ये एक तरीके से ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है, जो राजस्थान ने भी लागू किया है, ओल्ड पेंशन सिस्टम जो पिछले बार किया गया था, तो उसके तहत और नए पेंशन में व्यवस्था में सुधार के लिए वित्त सचिव टीबी सेमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया, और एक समिति गठन किया भारत सरकार ने। याद रखेंगे आप लोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में। शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई गवर्नर है, वर्तमान में आरबीआई गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर है। उर्जित पटेल पूर्व आरबीआई गवर्नर, विमल जालाल पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। अभी उर्जित पटेल को एआईआईबी में, है ना, उपाध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। निम्न में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? स्वास्थ्य के लिए वहां अधिकार का कानून बनाया है। निम्न में से कौन सा देश, कौन सा राज्य है जो स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाने वाला भारत का अर्थात देश का पहला राज्य बना है ना, जहां पर अब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा एक अधिकार बन गया, उससे कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल उसको इनकार नहीं कर सकता और ना ही इलाज करने से मना कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर लोगों को चिकित्सा का जो अधिकार दिया गया है और इसके लिए कानून बनाया गया है। चिकित्सा का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। यहां पर अशोक गहलोत की जो सरकार है, प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा का कानूनी अधिकार है। 21 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में विधेयक पारित कर दिया गया। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 22 सितंबर 2022 को राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था, है ना। तो राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, इसका नाम है राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। अधिकार विधेयक ये 2022 में विधानसभा में पेश किया गया था, विधानसभा में पेश किया गया था। अब इसको जो है वहां पर काफी अब डॉक्टर विरोध भी कर रहे हैं, इसका डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, है ना। राजस्थान में पेश किया गया विधेयक को स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता वाली एक प्रवर समिति को भेजा गया था। स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम क्या कहता है कि कानून के प्रत्येक निवासी जो राजस्थान का होगा उसके लिए है, प्रत्येक निवासी को राज्य में किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में पूर्व भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार के साथ मुफ्त इलाज का लाभ उठाने का अधिकार है। जितनी भी आपातकालीन वो पैसा दे या ना दे, उसका इलाज करना अब जरूरी हो गया है और जरूरी बना दिया गया है। ये याद रखिएगा, आपातकालीन इलाज करने व्यक्ति को न तो सरकारी और न ही निजी अस्पताल और न ही डॉक्टर मना कर सकते हैं। जितनी भी आपातकालीन सेवाएं होंगी जब इलाज के लिए होगा वो मुफ्त होगा, और ना ही सरकारी अस्पताल मना करेंगे, ना ही प्राइवेट अस्पताल मना करेंगे, और ना ही कोई डॉक्टर मना कर सकता है कि हम इलाज नहीं करेंगे। एक मरीज को यह अधिकार मिल जाता है कि वह उस दुकान या लैब को चुन सकता है जहां से वह दवा खरीदना चाहता है। उसकी मर्जी है कि वो दवा कहां से लेना चाहता है, किस लैब में अपना जो है स्कैन कराना चाहता है, कहां एक्सरे करवाना चाहता है, उसको चुन सकता है, उसकी मर्जी है। या निजी अस्पतालों को इन हाउस फार्मेसियों से दवाएं खरीदने पर जोर देने से रोकेगा। निजी अस्पताल एक फार्मेसी खोल देते हैं जहां से दवा लेना होता है, अब ये भी नहीं करना होगा, उसकी जहां से मर्जी होगी वहां से दवा ले सकता है। सड़क दुर्घटना, सांप के काटना, गर्भावस्था में जटिलताओं या राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में परिभाषित अन्य दुर्घटनाएं, विभिन्न समूहों के बीच झड़पें होती हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं, या आग की घटनाएं या कोई अन्य दुर्घटनाएं जो चोटों का कारण बनती हैं, इस बिल के तहत कवर की जाएंगी। सांप काट ले, गर्भावस्था हो, दुर्घटना हो जाए, लोगों को आपस में लड़ाई हो जाए, इस तरीके की जितनी बातें होंगी सब इसके अंदर कवर होगा। ये नहीं कुछ सांप काट लिया तो कहेंगे नहीं ये तो भगवान की देन थी, ये नहीं चलेगा, सबका करना होगा। कानून के तहत किसी भी इस कानून के उल्लंघन करने के एक अस्पताल या डॉक्टर को 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो बाद में उल्लंघनों के लिए 25,000 रुपये तक जाता है। अगर कोई उल्लंघन करता है डॉक्टर या अस्पताल, डॉक्टर, तो 10,000 रुपये का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना, और इसको 25,000 रुपये तक भी किया जा सकता है
लेकिन शुरुआती दौर में 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू किया गया है वहां पर। अशोक गहलोत सरकार की प्रमुख चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। एक और योजना है निरोगी राजस्थान, 16,000 दवाएं, 958 सर्जिकल और 185 टांके शामिल है। निःशुल्क परीक्षण योजना भी वहां चलाया जाता है। जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, है ना, वो उनके द्वारा जो है ये किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके का यहां पर दंड भी लगाया जाएगा। और यहां पर इस कानून का विरोध भी डॉक्टर कर रहे हैं। हाल ही में असम के किस एनजीओ को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड, द वेरी वेरी मोस्ट, देखो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। असम के किस एनजीओ को चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? असम का वो एनजीओ कौन सा है जिसका नाम है तपोवन? तपोवन इज द राइट आंसर। तपोवन असम का एनजीओ है जिसको चैंपियन, है ना, चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, असम के पाठशाला में स्थित एक एनजीओ जो विशेष जरूरतों आत्मकथित बच्चों का समर्थन करने स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में किसको दिया गया? इसको स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में, पोषण श्रेणी में, है ना, इसको जो है इससे सम्मानित किया गया है चिल्ड्रेन चैंपियन अवार्ड 2023। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तपोवन के संस्थापक है कुमुद कलिता। नई दिल्ली में इनको जो है दिया गया। तपोवन के संस्थापक कौन है? संस्थापक कुमुद कलिता है। कुमुद कलिता नई दिल्ली में पुरस्कार जो है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, नई दिल्ली में। और उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसमें 75,000 रुपये नगद प्रमाण पत्र के साथ दिया जाता है। 75,000 रुपये तथा प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र, है ना, दिया जाता है। याद रखिएगा इस पुरस्कार में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तपोवन। हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर महिलाओं को विश्व महिला चैंपियनशिप में भाग लेने पर प्रतिबंधित कर दिया है? विश्व महिला एथलेटिक चैंपियनशिप, ये होगा पार्टिसिपेटिंग द वर्ल्ड वुमेन्स एथलेटिक चैंपियनशिप। विश्व महिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब महिला, जो ट्रांसजेंडर महिला होते हैं वो भाग नहीं ले सकते, है ना। वैसे तो इनमें से जो भी दिख रहा है सबने बैन किए हैं, लेकिन हाल ही में पूछा गया है। प्रश्न है हाल ही में, तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ ने किया है। विश्व एथलेटिक, प्रश्न में एथलेटिक्स है, तो विश्व एथलेटिक्स संघ ने क्या कर दिया है? ट्रांसजेंडर महिलाओं को बैन कर दिया। क्यों? तो महिला खिलाड़ी वर्ग की रक्षा के लिए, है ना। महिला खिलाड़ी वर्ग जो है, महिला वर्ग की खिलाड़ी की रक्षा के लिए। रक्षा क्या? क्योंकि इनकी तुलना में ट्रांसजेंडर महिलाएं ज्यादा हट्टी कट्टी होती, तो वो क्या होता है, उनकी इफिशिएंसी इनकी तुलना में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इनके जो है थोड़ा सा जो है कम हो रहा था वो, और इसकी वजह से उनको बैन किया गया है। आप देखेंगे रग्बी फुटबॉल यूनियन ने भी 2020 में बैन किया था, है ना। ट्रांसजेंडर महिलाओं को रग्बी फुटबॉल खेलने में, है ना, रग्बी फुटबॉल यूनियन ने भी इसको क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। वर्ल्ड एक्वेटिक्स, जो तैराकी वाला है, ये तैराकी, वर्ल्ड तैराकी संघ ने भी ट्रांसजेंडर महिलाओं को क्या किया है? बैन किया है। इन तीनों ने बैन किया है, लेकिन हाल ही में विश्व एथलेटिक्स महासंघ ने इनको बैन कर दिया है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब लोग याद रखेंगे। यह प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ के जो बैन किया गया है, विश्व एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड कोए। विश्व एथलेटिक्स संघ के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष लॉर्ड कोए, है ना। इन्होंने घोषणा की है कि इनको जो है ट्रांसजेंडर महिलाओं को इसमें खेलने नहीं दिया जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, डिजिटल स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो डिजिटल स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए कि लोग डिजिटल हों और उसको अच्छे से कर पाएं, इसके लिए सार्वभौमिक यूनिवर्सल बोला जाता है ना। व्हेन द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया गया है 28 मार्च को। क्या सही जवाब हो जाएगा? 28 मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस किस काम के लिए? डिजिटल स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। डिजिटल स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए यह मनाया जाता है, या इसको डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं। प्रतिवर्ष 28 मार्च को यह मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? समावेशी और बहुभाषी इंटरनेट के प्रयास करना। उद्देश्य समावेशी एवं बहुभाषी इंटरनेट, बहुभाषी इंटरनेट प्राप्त करना है ना, इनसे जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, यह इसका उद्देश्य है जिसके लिए हम मनाया जाता है। प्राप्त करना, प्रयास करना है ना, इंटरनेट की सार्वभौमिक स्वीकृति, इसके लिए जो है तो इस तरीके के इंटरनेट की बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को प्राप्त हो, है ना, इसके लिए प्रयास करता है और 28 तारीख को प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च 2023 को कहां हुआ? 28 मार्च 2023 को कहां आयोजित हुआ? ध्यान रखिएगा, भारत के और अफ्रीकी देशों के, भारत के और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन यह हुआ है पुणे में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा पुणे इज द राइट आंसर। पुणे में हुआ है, याद रखिएगा आप लोग, पुणे में इनकी जो है पहली बैठक हुई है। पुणे में। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 28 मार्च जो है पुणे में बैठक हुआ। मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री, ये पूछा जा सकता है मुख्य अतिथि कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। इसके मुख्य अतिथि जो थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। इसमें 10 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि और रक्षा प्रमुख शामिल हुए थे और उनके 10 अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधि, 10 अफ्रीकी देशों के 31 प्रतिनिधि शामिल हुए। 31 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसमें राजनाथ सिंह के साथ सेना प्रमुख मनोज पांडे भी शामिल हुए। मनोज पांडे भी शामिल हुए थे, यह भी याद रखिएगा। तो इनकी बैठक हुई। भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य संबंधों को बढ़ाने, एक दूसरे की सेनाओं का सहयोग करने और विभिन्न रक्षा क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह बैठक आयोजित किया है। पहला है ये पहली बार हुआ है, पहला हो रहा है। संयुक्त सम्मेलन हुआ है पुणे महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, है ना, पुणे महाराष्ट्र में। हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी किस कृति के लिए ऑसवाल ने विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑसवाल जो है एक संस्था है जिसने सम्मानित किया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के पिता कहे जाते हैं और इनके किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा आप देखेंगे, इसका जो बिल्कुल सही जवाब जो है वो है ऑसवाल का उपरोक्त सभी। डी सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा, है ना। ऑल ऑफ द एबव, अर्थात द प्रिजन्स डायरी के लिए भी, द न्यू चाइना 1952 के लिए भी और ट्रायोलॉजी अनफिनिश्ड मेमोयर, इन तीनों के लिए डी सही जवाब है। सही जवाब है डी, ये याद रखेंगे। उनकी शेख मुजीबुर रहमान, और ये जो है इनको बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। बांग्लादेश का पिता कहा जाता है। बांग्लादेश के संस्थापक भी हैं।
बांग्लादेश के संस्थापक भी हैं। शेख हसीना है ना, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो इनको ये सम्मानित किया गया है, हॉसवॉल के द्वारा ये सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, हॉसवॉल के द्वारा सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब लोग इसको याद करके रखिएगा और इसको याद भी रखिएगा, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान। संघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार कौन सा देश बना है? संघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार कौन सा देश बना है? ध्यान रखिएगा, कई इसके संवाद भागीदार है, डायलॉग पार्टनर है। तो अभी जो बना है उसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सऊदी अरबिया। सऊदी अरब अभी जो है इसका जवाब हो जाएगा संघाई सहयोग संगठन के लिए सऊदी अरब, बी, सऊदी अरब सही जवाब है ना। सऊदी अरब इसका क्या बना है? डायलॉग पार्टनर, डायलॉग पार्टनर है ना, सऊदी अरब बना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें जो है 9 सदस्य देश हो गए हैं, 9 सदस्य देश हो गए हैं। अभी इसी साल अप्रैल में भारत में जो है इसका आयोजन होगा, जिसमें ईरान भी शामिल होगा, 9वें सदस्य के रूप में शामिल होगा एससीओ की बैठक में। तो संघाई सहयोग डायलॉग भागीदार सऊदी अरब को बनाया गया है। आप देखेंगे कि एससीओ की स्थापना कब हुई थी? स्थापना जून 2001 में, और इसका मुख्यालय बीजिंग में है, मुख्यालय बीजिंग में है, यह भी याद रखिएगा। और सदस्य देशों की संख्या जो है, सदस्य 9 है ना। भारत प्लस पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने, भारत पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने। 2022 में ईरान सदस्य बना। तो ये 9 सदस्य देश इसके हैं एससीओ का, आप याद रखिएगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भारत, पाकिस्तान और ईरान के अलावा 6 देश कौन से हैं? चीन, रूस और चीन है, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान 6, भारत 7, पाकिस्तान 8, ईरान 9। इसमें तुर्कमेनिस्तान को शामिल नहीं करना है। ये 5 तान वाले में से तुर्कमेनिस्तान को शामिल नहीं करना है। तुर्क, इंडिया, टर्क, पाकिस्तान सही है, टर्क टू पाकिस्तान बिल्कुल सही, इसे हो जाएगा। इसे याद रखिएगा आप लोग। तो सऊदी अरब में भी जो है इसका डायलॉग पार्टनर बना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 कब मनाया गया है? पहली बार मनाया गया है। तो पहला ये कब मनाया गया है? तो इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा 30 मार्च को मनाया गया है। 30 मार्च इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 याद रखेंगे, शून्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शून्य अपशिष्ट दिवस 2023। पिछले साल दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में यूएनओ ने इसकी मंजूरी दी थी, यूएनओ ने मंजूरी दी थी और 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, मनाए जाने की घोषणा की थी। तो पहली बार शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जा रहा है 30 तारीख को मनाया गया है। याद रखिएगा, पहली बार मनाया गया है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के 2 प्रश्न पहली बार, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों की पहली बैठक पुणे वाला, और ये अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023
दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कचरे को कम करने के लिए, क्योंकि जो दुनिया में बहुत ज्यादा कचरा जो है अपशिष्ट इकट्ठा होता है बहुत ज्यादा, अब उसको कम करने के लिए दुनिया में इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। भारत में भी स्वच्छ भारत मिशन 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने चलाया था। तो अपशिष्ट को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसको रिसाइकिल डिकम्पोज करने के लिए इस पर जो है जागरूकता प्रदर्शनी सब लगाने के लिए पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाए जाने की घोषणा यूएनओ ने की है। पिछले साल दिसंबर 2022 में इसकी मंजूरी मिली थी और 30 तारीख को मनाने का निर्णय लिया गया था। तो पहला 30 जो है मार्च को यह दिवस मनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली बार मनाया गया इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यूएनओ के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का नाम जरूर है 77वें महासभा के अध्यक्ष, 77वें महासभा अध्यक्ष 77वें महासभा जो अध्यक्ष हैं साबा कोरोसी 77वें। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अध्यक्ष चुना जाता है 1 साल के लिए, तो 77वें सेशन के अध्यक्ष हैं साबा कोरोसी, याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। बाकी तो लोग जानते भी होंगे। तो चलिए इतना आज के लिए, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।